केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, राइट। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक जनरल फॉर्म है, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा बी है। ये रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सी और डी। तो ये जनरल फॉर्म है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस आपको है ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नेचर रिएक्टेंट के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। ये सारी चीज़ें तो हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे। मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को बताऊंगा और इसके साथ में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं आज के क्लास में अभी देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्यों करते हैं। बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करने के लिए करते हैं, राइट। मतलब कि जितने रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस है, जितने एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट में हैं या नहीं, बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट में कम है तो प्रोडक्ट में ज़्यादा, या इस तरीके से नहीं। तो बराबर करने के लिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 है कि मेटल्स। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में मेटल्स हम देखेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे समझ में आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि अगर कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो आपको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट। तो यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस O2 इट विल गिव्स CO2। तो यहाँ पे क्या है कि मेटल्स तो है नहीं, तो मेटल नहीं है तो नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल आपके कार्बन है, तो कार्बन देखें कि कार्बन बैलेंस है कि नहीं। तो कार्बन रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, तो कार्बन बैलेंस, राइट। और ऑक्सीजन आपके 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो यहाँ पे भी बैलेंस। तो टोटल ये इक्वेशन ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होता है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो देखिए जैसे कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में आपके देखिए मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स आपके एक है और रिएक्टेंट में आपके एक, ये बैलेंस। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन आपके 2 हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 मिल रहा है, राइट। तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने यहाँ 2, तो आपके हो गए ये ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 दोनों, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया। लेकिन फिर हमें इनिशियल स्टेज में आना है, फिर चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के तरफ आपके कार्बन 1 है और प्रोडक्ट में आपके कार्बन 2 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए फिर रिएक्टेंट में यहाँ कार्बन के सामने 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस। ये छोटा सा इक्वेशन। तो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि मीथेन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा, राइट, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ हीट मिलता है। तो बैलेंस करने के लिए वहीं चेक करेंगे प्रोसेस कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए ये रिएक्शन है आपका, जब मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो आपको मिलेंगे CO2, H2O और उसके साथ हीट। तो बैलेंस करने के लिए फिर मेटल्स देखेंगे, मेटल्स तो है नहीं। फिर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 कार्बन बैलेंस है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है और इधर प्रोडक्ट की तरफ भी आपके कितने हैं, प्रोडक्ट CO2 में 2 और H2O में 1, तो यहाँ 3 है। तो प्रोडक्ट की तरफ 3 है और रिएक्टेंट की तरफ 2 है ऑक्सीजन। तो जब भी ऑड आए ना, तो वहाँ पे इवन बनाने के लिए हम जब भी ऑड आए तो हम उसे इवन बनाएंगे पहले, राइट। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के तरफ 3 है तो 4 बनाने के लिए H2O के सामने यहाँ 2 लगाएंगे, तो आपका यहाँ ऑक्सीजन हो गया 4, 2 यहाँ और CO2 में 2, तो ये 4 हो गए। लेकिन रिएक्टेंट में आपके 2 हैं, तो यहाँ रिएक्टेंट में भी 4 बनाने के लिए यहाँ ऑक्सीजन के सामने, O2 के सामने 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर वही प्रोसेस के मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर उसके बाद
ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, तो मेटल्स तो है नहीं, फिर नॉन मेटल्स को देखते हैं। कार्बन आपका 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 ये बैलेंस। फिर अब देखिए हाइड्रोजन की बारी, तो रिएक्टेंट की तरफ 4 है और प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे आपके 2 2 ये 4 प्रोडक्ट है, H2O में के सामने यहाँ 2 लगा हो, 2 2 जा 4, तो ये आपके बैलेंस इक्वेशन हो गया, राइट। सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो स्टेप यूज़ कर रहे हैं कि पहले मेटल्स देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ऐसे ही हम बैलेंस करेंगे, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन गैस से होता है तो आपको मिलेंगे HCl, राइट। ये रिएक्शन बेसिकली इंडस्ट्री में होते हैं ये HCl बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए H2 + Cl2 इट विल गिव्स HCl। ये फिर बैलेंस करने के लिए मेटल्स तो है नहीं है, तो नॉन मेटल्स क्लोरीन यहाँ पे है रिएक्टेंट की तरफ, Cl2 2 क्लोरीन है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम HCl के सामने 2 लगा देंगे। अब फिर चेक करेंगे कि फिर फर्दर प्रोसेस, अब तो मेटल्स नहीं है, क्लोरीन बैलेंस हो गए हैं, हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में 2 है और आपके प्रोडक्ट में भी 2, तो ये छोटा सा इक्वेशन था, ये बैलेंस हो गया। एक और इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सोडियम का रिएक्शन वाटर से करते हैं, सोडियम एक मेटल्स है, तो वाटर से करते हैं तो आपको मिलेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन, राइट। तो ये बैलेंस है या नहीं, वही है स्टेप कि पहले मेटल्स देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेटल्स है, मेटल 1 है आपका रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 Na बराबर, ठीक है, तो ये बैलेंस है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, मेटल्स तो हो गया, नॉन मेटल्स यहाँ पे तो ये नहीं। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन आपका 1 इधर रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में आपका 1 ऑक्सीजन, राइट, तो यहाँ पे भी बैलेंस। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन H2O 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH और H2, यहाँ पे NaOH में 1 है और H2 2, तो 3 हो गए। तो फिर वही चीज़ इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH के सामने 2 लगा देंगे, तो आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4, NaOH में 2 और यहाँ H2, ये 4 हो गए, और रिएक्टेंट में आपके 2 हैं, तो 4 बनाने के लिए फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे H2O के सामने। फिर चेक करेंगे, क्योंकि अब फिर बदल जाएगा सब कुछ, फिर चेक करेंगे कि मेटल्स कितना है, तो मेटल्स रिएक्टेंट में तो 1 है और प्रोडक्ट में आपके यहाँ पे 2 लगाने की वजह से 2 हो गया, तो फिर मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ Na के सामने 2, राइट, तो मेटल बैलेंस। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 हो गया है, इधर 2 लगाने की वजह से NaOH के सामने, तो ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे H2O के सामने 2 लगा देंगे, तो बैलेंस हो गया। ये टोटल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही ये स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो आपको मिलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ अमोनिया गैस, राइट। तो फिर बैलेंस करने का वही तरीका, मेटल्स को देखेंगे सबसे पहले, तो Mg3 ये मेटल्स है आपका, ये 3 है आपके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है, राइट। तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में यहाँ पे MgOH2 के सामने यहाँ 3 लगा दीजिए, तो मैग्नीशियम आपका बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल आपके कौन से हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन आपके 2 है, Mg3N2 में यहाँ 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो बैलेंस करने के लिए अमोनिया गैस के सामने यहाँ 2 लगाएंगे, राइट। तो नॉन मेटल बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका H2O 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए OH2। एक बात यहाँ पे गौर से सुनिए, एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे MgOH2 है, इसको साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 होगा और हाइड्रोजन 2 होगा, जो ब्रैकेट में जो भी टर्म्स आएंगे ना, और नीचे जो आपका 2 लगा हुआ है वो दोनों पे है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि ब्रैकेट के में जो भी नंबर्स है उसके ऊपर स्क्वायर है या क्यूब है, तो वो सब पे होता है, राइट। ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं टर्म्स उस पर स्क्वायर होता है। वैसे ही जो ब्रैकेट के अंदर है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के सामने 2 लगा देते हैं तो चेंज होगा, मैग्नीशियम आपका 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 4, 2 2 जा 4,
और आपका हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये आपके बदल जाएंगे, तो इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैग्नीशियम तो आपके बैलेंस हो गए थे, राइट, और उसके साथ नाइट्रोजन गैस भी बैलेंस हो गए थे। उसके बाद आपके रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पे कितने हैं, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 3 लगाए थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, तो 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन 6 है। तो ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम H2O के सामने 6 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। फिर चेक करेंगे कि मेटल्स बैलेंस है कि नहीं, नॉन मेटल्स बैलेंस नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे तो मैग्नीशियम 3 और इधर रिएक्टेंट की तरफ 3, ये बैलेंस है। नाइट्रोजन आपके 2 बैलेंस, फिर ऑक्सीजन भी आपके 6 और 6 बैलेंस। फिर हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, रिएक्टेंट की तरफ 6 2 जा 12, और यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6 6 6 12। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमारे सारे जो भी सब एलिमेंट्स थे वो बैलेंस हो गए हैं बराबर। तो इसी स्टेप को फॉलो करेंगे हम, और जो भी इक्वेशन आपको मिलेंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, राइट। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए, वो बैलेंस खुद कीजिएगा। बैलेंस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अगर उसका पिक्चर का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, और कि किस तरीके से बैलेंस हो रहा है। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। पहले मेटल्स, देन नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। एक को बैलेंस करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस रिपीट करना है, क्योंकि चेंज हो जाते हैं, राइट। तो अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो हम सीख गए, राइट। इक्वेशंस को देखकर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स है, उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स है, फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस एंड कंडीशंस। किसी भी रिएक्शन में ये 3 पॉइंट को अगर हम देखें तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से जब कराएंगे तो हमें मिलेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। जैसा हम जानते हैं कि मेटल का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो मेटल्स का क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट मिलते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पे जिंक एक मेटल है, तो मेटल्स है तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे S, मेटल्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे S। H2SO4 आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, दैट्स वाई AQ, और ZnSO4 भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे AQ। हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ, ये फिजिकल स्टेट है, राइट। और कभी कभी आपको किसी रिएक्शन में देखने को मिलेंगे कि प्रोडक्ट के तरफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलते हैं, प्रोडक्ट के तरफ। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, इसका मतलब वो तो डिजॉल्व भी नहीं होंगे। जब डिजॉल्व नहीं होंगे तो उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, राइट। अब जब प्रेसिपिटेट है तो यहाँ पे लगेगा सॉलिड S, और उसके साथ H2O गैस, राइट, H2O। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ, CO2 एक गैस है, राइट। तो G और आपका H2O लिक्विड, राइट। तो ये देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है, इसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग वॉल में करते हैं, राइट। वाइट वॉशिंग वॉल में वॉल को पेंट करने के लिए बेसिकली, तो जब वॉल को पेंट करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और उसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। और यही वाइट प्रेसिपिटेट का जो शाइनी प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसकी वजह से दीवार जो है दीवार में शाइनिंग आ जाता है। बेसिकली अगर आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला होता है, तो मार्बल की जब भी जिक्र आएगा तो आपको याद आएगा तो वो ताजमहल, चमकता हुआ ताजमहल, इसीलिए ताजमहल भी चमकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पास वो प्रॉपर्टीज़ होता है, राइट। फिजिकल स्टेट तो हो गया। अब देखेंगे हम हीट चेंजेस। किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज होता है, या तो हीट इंक्रीज होता है या हीट डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व और प्रोड्यूस, मतलब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ ये यहाँ पे देखिए इस पिक्चर से समझ में आएगा, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये है यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, एरो का डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हीट इवॉल्व हो रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और द रिएक्शन वेयर हीट इज़ एब्जॉर्ब, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे ये दूसरा देखिए पिक्चर, तो इसमें हीट क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। तो एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं और इंडोथर्मिक जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक का कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ हीट। अब कार्बन का जब भी रिएक्शन की बात करेंगे तो ये लैब से रिलेटेड नहीं है कि रिएक्शन जो होगा लैब में ही होगा। पहले पार्ट में बताया था कि हमारे डेली लाइफ में ये रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई लकड़ी ले लें या वुड और कोई सा भी फ्यूल ले लें, तो उसको अगर बर्न करते हैं तो काला काला जो धुआं मिलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, राइट। तो कुछ भी अगर जलाते हैं ना तो वहाँ पे आपको कार्बन मिलता है। जैसे हमारे बॉडी में भी कार्बन है, कपड़े को अगर जलाते हैं तो वहाँ भी कार्बन मिलता है, वहाँ पे भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जलना जो होता है कंबशन, वो एक रिएक्शन है, तो वहाँ पे हीट मिलते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है आपका कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट मिलेगा। इस हीट के जगह पे हम हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या सिर्फ एनर्जी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में ये सारे अगर टर्म्स मिल रहे हैं, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल है, ये जब मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ हीट एनर्जी मिलता है, राइट। ये इक्वेशन पहले भी हम देखे हैं, राइट। तो ये आपका इक्वेशन है CH4 + O2 इट विल गिव CO2 H2O एंड हीट। तो प्रोडक्ट में आपको हीट मिल रहा है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जहाँ पे कुछ भी जलाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, वुड, ये जितने भी जल रहे हैं ना वहाँ पे हीट मिलते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इवन कंबशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी नीड एनर्जी टू लिव, ठीक है। जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलता है, जो खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी जो खाते हैं वहीं से एनर्जी मिलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे फूड्स होते हैं उसमें आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च होते हैं, एंड ड्यूरिंग डाइजेशन ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। यहाँ देखिए, जब फूड का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रिएक्शन हमारे बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन, जो बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल होता है, यहाँ पे होता है। तो सेल में ये रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से, और उसके बाद आपको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यही एनर्जी हमें जिंदा रखता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि इस रिएक्शन में आपको एनर्जी मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट में एनर्जी मिल रहा है, दैट्स वाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो ये प्रोसेस को इस एनिमेशन के थ्रू भी इस प्रोसेस को एक पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज से आपको एनर्जी कैसे मिल रहा है, राइट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो रिस्पायरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम सांस की लेते हैं ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है, राइट। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब इज़ कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के। इंडोथर्मिक रिएक्शन का ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एरो का डायरेक्शन इनवर्ड्स है, राइट। जैसे कि एग्जांपल आप लेते हैं कि जब नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा, राइट, तो आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन जब होगा ऑक्सीजन से तो आपको मिलेंगे NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के लिए, राइट, इस रिएक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। विदाउट एनी हीट ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम रिएक्टेंट की तरफ क्या लिखेंगे, N2 + O2 + हीट, इट विल गिव्स NO। ये रिएक्शन बेसिकली व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी वगैरह के इंजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन नाइट्रोजन से होता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है NO, जो एटमॉस्फेयर में आपको रिलीज होते हैं, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट होता है, राइट।
तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है। तो इसलिए ये जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स हम फिजिकल स्टेट देख लिए, हीट चेंजेस भी देख लिए, और तीसरा पॉइंट है कंडीशंस। कंडीशंस में आपके आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, फ्लो रिएक्शन को फास्ट बना देता है, राइट। तो इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको मिलेंगे पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि एरो के जो ऊपर ट्रायंगल जैसा ये डेल्टा सीन है, सिंबल है, तो ये आपको हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके साथ MnO2 कैटलिस्ट है, ये एरो के नीचे जो है, तो ये आपके कैटलिस्ट और हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर हीट है और नीचे कैटलिस्ट है, राइट। और उसके साथ में प्रोडक्ट आपको मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। और एक और एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जो वाटर मिलता है प्लांट्स को, राइट में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, जब आपका वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो आपको क्या मिलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एरो के ऊपर सनलाइट एंड नीचे क्लोरोफिल, राइट, इसके प्रेजेंस में। तो ये कंडीशंस है, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है कंडीशंस हैं, विदाउट इसके ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको मिलेंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस, राइट। तो जो ऑक्सीजन गैस जो मिलता है जो हम इनहेल करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन था जिसमें कंडीशंस जो थे क्लोरोफिल और सनलाइट कंडीशंस थे। तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो, और उसके साथ कंडीशंस में कैटलिस्ट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, कब, कंडीशंस है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ZnO और CrO3 ये कैटलिस्ट है। तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और आपको मिथेनॉल आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे, मिथेनॉल। तो ये आपके कंडीशंस में ये दूसरे ये एग्जांपल है। तो इसी तरीके से ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस और आपके कंडीशंस, राइट। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट्स टाइप्स हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction is a type of reaction in which two or more than two substances combine with each other and produces a substance whose properties is different from the reactant, right? तो reactant के properties से different होता है product, जैसे कि पहले भी मैं बताया हूँ। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल फॉर्म देखिए, एक रिएक्टेंट है X और दूसरा है Y, और जब रिएक्ट करेंगे ये तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा XY ये। और दूसरा टाइप से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है एक से ज़्यादा सब्सटेंस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो कि रिएक्टेंट है, जब इसको हीट देंगे, राइट, क्योंकि डिकम्पोजिशन में हीट की ज़रूरत होती है, पहले बताया हूँ। जब हीट देंगे तो ये टूट जाएगा एक से ज़्यादा में। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस है और ये आपको मिल गया डिकम्पोज होने के बाद XY डिफरेंट, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट मिले आपको, प्रोडक्ट में दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं।
तो डिकम्पोजिशन में जैसे कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है और टूटने के बाद यहाँ पे 3 सब्सटेंस मिल रहा है, ये प्रोडक्ट, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, राइट। ये जितने भी रिएक्शन के टाइप है इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।